ओके गाइज, हमने डेप्रिसिएशन के टॉपिक को खासा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर रह गया था दैट इज़ अबाउट गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कि जब हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस वक्त जो गेन या लॉस हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन सेल ऑफ एसेट्स और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, वो अकाउंटिंग में तो बड़ा क्लियर है हमारे लिए कि द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू गेन और सेल। बट हाउ टू हैंडल दैट थिंग इन टैक्सेस, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर हम एक सवाल की मदद से इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से। तो जो सबसे जो पहली चीज़ है उसको ये आप याद रखेंगे, जब हमने एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस वक्त हमने लिखा था कि किसी भी किस्म की जो आपकी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको आप इनिशियल अलाउंस के अंदर शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब था कि टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट वेरी मच फ्रेंडली एज फार एज नॉर्मल व्हीकल्स आर कंसर्न। हाउएवर, वो तमाम व्हीकल जो कि हायरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, किराए के लिए इस्तेमाल होती है, उस पर उन्होंने इनिशियल अलाउंस ऑफर किया था। अब यहाँ पे वो हमें एक और बात बताता है, वो ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट बीइंग अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कि कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जब आप उसको यूज भी करेंगे, चाहे वो इनिशियल अलाउंस के लिए हो चाहे वो किसी और केस के लिए हो, आप उसकी कॉस्ट को 2.5 मिलियन से ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि चाहे मैंने एक गाड़ी 10 मिलियन की खरीदी है चाहे 15 मिलियन की खरीदी है, द मैक्सिमम अमाउंट जिसके ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो सकती है दैट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 2.5 मिलियन। 25 लाख रुपए से ऊपर उसकी अमाउंट नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करें कि अगर एक ऐसी गाड़ी जो मैंने 10 मिलियन की खरीदी है और जब मैं उसे डिस्पोज ऑफ करने जा रहा हूं तो उसकी वैल्यू 3.5 मिलियन मुझे पैसे मिल रहे हो, अब उसका तो स्टार्ट ही 2.5 मिलियन से होना चाहिए था। इस सिचुएशन में हमें टैक्स डिपार्टमेंट मजीद बताता है, FBR मजीद बताता है कि जब ऐसी किसी व्हीकल को हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, सो पार्ट बी में आप देख सकेंगे कि वो कहता है कि इन द केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच व्हीकल, जब आप उसकी जो पैसे आएंगे, सेल कंसिडरेशन, इसका मतलब होता है पैसे आना, सेल कंसिडरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसको फिर हम किस तरीके से निकालेंगे, उसको हम ऐसे निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ व्हीकल। अब कॉस्ट ऑफ व्हीकल कौन सी व्हीकल है? कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है रिकॉर्ड करनी है, दैट इज 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट ऑफ व्हीकल। लेट्स सपोज मैंने 10 मिलियन की वो व्हीकल खरीदी थी, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने उसको बेचा है 3.5 मिलियन का। तो इससे जो रेशो जो निकल के वैल्यू सामने आएगी, that value would be considered as sale consideration of passenger transport vehicle। ये वो अमाउंट होगी जो मैं कंसिडर करूंगा कि इतने पैसे मुझे मिले हैं और फिर इन पैसों के मुताबिक उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू से माइनस करके मैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसको हमने अब समझ लिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेंगे या स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके अंदर किसी भी सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ लैंड शामिल नहीं होगी। ठीक है जी, यानी कि ज़ाहिर है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो लैंड के ऊपर बनी होती है और लैंड जो है वो नॉर्मल विजडम के लिहाज से डेप्रिशिएट नहीं होती, तो आप उसको शामिल नहीं करेंगे किसी भी किस्म का गेन या सेल निकालने के लिए। उसके बाद डी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, for computing gain on disposal of immovable property, the consideration amount यानी कि received shall be treated as cost of the property if consideration exceeds its cost। ठीक है, in this way gain on disposal shall be equal to depreciation previously allowed। ठीक है, जब आप पहला काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि आपका जो गेन है वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, जितनी डेप्रिसिएशन आपको प्रीवियसली अलाउ की गई। इस बात का बेसिकली मतलब क्या है? इस बात का देखिए मतलब बेसिकली ये बना कि लेट्स सपोज एक जो एसेट थी उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 35 मिलियन। जब आपने उसको बेचा तो वो बिका 45 मिलियन का। ठीक है, अब आप यहां से दोबारा पढ़ें कि द कंसिडरेशन रिसीव्ड, यानी कि 45 मिलियन का जो बिका, कंसिडरेशन रिसीव 45 मिलियन मिला, शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मैं ये कंसिडर करूंगा कि वो प्रॉपर्टी 35 मिलियन की नहीं थी बल्कि 45 मिलियन की थी। कब?
इफ द कंसिडरेशन एक्सीड्स इट्स कॉस्ट, अगर कंसिडरेशन जो है, अगर जो अमाउंट मिल रही है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये हमें इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें आप इसी किस्म के एसेट को बेच नहीं रहे, बल्कि आप उसको बाहर किसी को भेज रहे हैं, यानी कि आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या हुआ कि 35 कॉस्ट थी, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 45 का, लेकिन एक्सपोर्ट करने में चूंकि मुल्क का फायदा है, इस सिचुएशन में टैक्स डिपार्टमेंट ने फायदा ये दिया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप इसको 45 ना कंसिडर करें, आप इसको 35 ही कंसिडर कर लें, ठीक है। 45 कंसिडर ना करें, 35 ही कंसिडर कर लें, यानी कि ये एक तो एक्सपोर्ट्स का फायदा हो गया, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इसका इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल शैल बी इक्वल टू द डेप्रिसिएशन अलाउड, लेकिन इसे उस केस में जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो कि हमें जब आप गेन ऑन सेल रिकॉर्ड कर रहे होंगे टैक्स पर्पस के लिए, तो आपको जिसका ख्याल खास तौर पर रखना है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके जी, लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट स्मॉल प्रॉब्लम। इस तरीके से है कि जी जीएफसी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया है टैक्स ईयर 2020 के अंदर, और डिस्पोज ऑफ किया है 150 मिलियन का, यानी कि इनको जो पैसे मिले हैं वो 150 मिलियन मिले। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वाज 100 मिलियन। किया 150 का है, लेकिन प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी थी, 100 मिलियन। दोबारा वापस जाके उस पॉइंट को याद करें। पॉइंट क्या था कि अगर आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो कॉस्ट से ज्यादा है, तो जो पैसे मिल रहे हैं उसको कॉस्ट कंसिडर कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है अप टू टैक्स ईयर यानी 2019, यानी कि पिछले साल तक ही था, टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 30 मिलियन हैज बीन अलाउड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि पिछले साल तक जो टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड हुई थी वो सिर्फ 30 मिलियन तक की हुई थी। अब देखिए, कॉस्ट मैंने कंसीडर कर ली है 150, लेकिन टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी अलाउ हुई थी, सिर्फ 30 मिलियन तक की। मालूम मैंने क्या करना है, टैक्स गेन ऑन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ अबव इमूवेबल प्रॉपर्टी। मुझे मालूम करना है कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे टैक्स वाला गेन या लॉस क्या चीज हुई है एज फार एज टैक्स इज कंसर्न। तो मैं इसको देख लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे प्रॉपर्टी बेच के पैसे कितने मिले, 150 मिलियन। तो जो कि कॉस्ट कम थी पहले, सेल प्रोसीड ज्यादा मिली है, कंसिडरेशन एक्स्ट्रा मिली है, इसलिए अब इस एक्स्ट्रा अमाउंट को मैं कॉस्ट के तौर पर कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ा था। तो अब मैंने कॉस्ट ही कंसिडर कर ली। डेप्रिसिएशन कितनी अलाउ हुई थी, मुझे बता दिया गया था कि अभी तक 2019 तक, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अलाउ हुई थी, 30 मिलियन। अब अगर कॉस्ट 150 कर दी है और डेप्रिसिएशन 30 है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो गई, जाहिर है दोनों को माइनस कर देंगे, तो 120 रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। अब देखें, रिटर्न डाउन वैल्यू 120 आ गई, और ये प्रॉपर्टी बेची कितने की है, 150 की, यानी कि 150 की बेची है, और उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो बुक वैल्यू जिसको आप कहते हैं अकाउंटेंसी में, वो 120 थी। तो गेन कितना आ गया, गेन इज इक्वल टू 30। और देखें, जिस तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया इस तरीके से एग्जैक्टली वही बना कि गेन ऑन डिस्पोजल वही आ गया जो आपकी डेप्रिसिएशन अलाउड था। और यही उसने बेसिकली हमें ऑलरेडी बताया था, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स शैल बी इक्वल टू द डेप्रिसिएशन अलाउड, ठीक है। तो ये वही वाली सिचुएशन जो थी, हम दोबारा उसी जगह के ऊपर आ गए जहां से हमने इसकी बात को शुरू किया था, ठीक है। आई होप ये आइडिया आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब इसी किस्म का प्रॉब्लम था जो हमने एक्सपोर्ट के केस में देखा था। अब हम उसको जरा समझ लेते हैं कि उसकी सिचुएशन किस तरीके से बनती है। ओके, नाउ लेट्स सपोज अगेन से that during the tax year 2020 Salman and company exported one of its machine to USA which was being used in the business in Pakistan. The export proceeds amount to 45 million. अच्छा, अब वो जो मशीन जो आपने भेजी है बाहर, वो 45 मिलियन उसकी एक्सपोर्ट प्रोसीड आई है, जबकि उसकी जो कॉस्ट थी वो 35 मिलियन थी। अब आप इस केस में और पिछले केस में डिफरेंस देख लें। पिछले केस में जब कॉस्ट से ज्यादा थी कंसिडरेशन,
तो हमने कंसिडरेशन को कॉस्ट कर लिया था। यहाँ पे भी वही केस है कि कॉस्ट कम है, कंसिडरेशन ज्यादा है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट वाज द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दिस इज द केस ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के केस में हम उस बिजनेस को फायदा देना चाह रहे हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट से हमें फायदा होता है, पाकिस्तान को फायदा होता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हम कॉस्ट 45 नहीं लेंगे बल्कि 35 ही लेंगे। आगे वो कहते हैं कि रिटन डाउन वैल्यू इज 28 मिलियन, तो गेन या सेल निकालते हैं। अब अगर मैं दोबारा देखूं इस सवाल को तो देखें, जो मुझे कैश रिसीव हो रहा है वो कितना रिसीव हो रहा है, 35, ठीक है, और ये जो कैश रिसीव हो रहा था वो हो रहा था 45, लेकिन चूंकि मैंने इसको एक्चुअल कॉस्ट के बराबर रखना है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो मैंने इसको 35 तक ही महदूद कर दिया, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी, 28। तो अब यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो गेन ऑन डिस्पोजल कितना आ गया, 7, ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल कितना आ गया, 7। और देखें यही वो 7 था जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन जिसकी रिकॉर्ड भी हुई थी, इसलिए कि 35 कॉस्ट थी और 28 उसकी रिटन डाउन वैल्यू थी। इसका मतलब है पहले भी डेप्रिसिएशन जो है वो 7 ही रिकॉर्ड हुई थी। इसका मतलब है कि अगेन इस तरीके से भी मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पे मुझे ये बताया, जहां पे मैंने ये कहा था कि गेन ऑन डिस्पोजल शैल बी इक्वल टू द डेप्रिसिएशन अलाउड, ठीक है जी। तो ये दो बेसिक डिफरेंस मुझे नजर आ गए। एक डिफरेंस मुझे नजर आ गया उस केस में जिस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे थे और कंसिडरेशन ज्यादा थी, तो मैं कॉस्ट को कंसिडरेशन के बराबर लेकर चला गया। यहां पर चूंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कंसिडरेशन बेशक ज्यादा थी, लेकिन मैंने अपने आप की कंसिडरेशन को कॉस्ट के बराबर नीचे की तरफ ले आया, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी एक्चुअली फाइंड आउट द गेन ऑन सेल इन द केस ऑफ टैक्सेस। थैंक यू गाइस।